गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ हैं सबीन फ़ारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज सब जब हम तारीख़ देखते हैं तो आज 16 दिसंबर, और जब हम बात 16 दिसंबर की करते हैं तो फ़ौरन से हम 16 दिसंबर 2014 उसकी बात करते हैं। सान है APS। आज 11 बरस बीत गए। जितने बरस भी बीत जाएं, जितने लम्हे भी गुजर जाएं, लेकिन एक माँ के लिए, एक वालिद के लिए, एक फ़ैमिली के लिए, एक पूरी कौम के लिए उन बच्चों को भूलना ये नामुमकिन सी बात है। लेकिन आज हम इसकी बात इसलिए भी करें कि हम एक बार फिर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा है, और हमेशा से पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट फ़ाइट की है कि हमारे बच्चे, हमारे निहत्ते बच्चे, हमारे छोटे बच्चे, हमारे मासूम बच्चे, वो बच्चे कि जो स्कूल गए थे बस्ता टांग के गए थे, वो बच्चे जो स्कूल तो गए थे घर से लेकिन वापस नहीं आए थे, वो इतनी भारी मैयतें, जो कि कहते हैं ना जितना छोटा कफ़न होता है उतना भारी होता है। सो हमारी कौम ने वो भारी कफ़न भी उठाए हैं। और जब हम अपनी कौम की बात करें, अपनी रेजिलेंट नेशन की बात करें, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जिस दुश्मन से हम लड़ रहे हैं वो दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन तो है, वो इल्म का भी दुश्मन है, वो मासूमियत का भी दुश्मन है, वो अमन का दुश्मन तो है सो है। और जिस तरीके से पाकिस्तान का हर इलाका, जिस तरीके से हमने अगेंस्ट टेररिज्म फ़ाइट किया है, सो आज का दिन इस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि 147 बच्चे, हमारे मासूम, हमारे प्यारे बच्चे, जिनको हम सब बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उनकी कुर्बानी है पाकिस्तान के लिए, उनकी कुर्बानी है अगेंस्ट टेररिज्म। सो हमने सोचा कि आज दिन का आगाज़ हम ज़रूर बिलखुसूस उन वालिदैन के साथ एक ज़रूर ये बात करें कि हम आपके साथ हैं। कहना ज़रा आसान है, लेकिन दिल से हम पूरी कौम उन पेरेंट्स के साथ है, क्योंकि वो जो उनका गम है वो बहुत भारी, बहुत बड़ा है। ये पेरेंटली देखा जाए तो वाकई हमारे ये कह देने से वो गम ना कम हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ सकता। लेकिन ये हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये वो बच्चे, वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं थे, वो हमारे भी, जितना दुख पेरेंट्स को है उतना ही दुख हम सबको भी है। और मेरे से तो ऑनेस्टली आज कितने साल गुजर गए, जब भी हर साल हम बात करते हैं, सानहे पे हम बात कर रहे होते हैं, इस अटैक पे हम बात कर रहे होते हैं, टेररिज्म पे हम बात कर रहे होते हैं, यकीन जाने मेरे पास अल्फाज नहीं होते। मैं कभी भी आज तक खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकी, क्योंकि वो सब फ्लैशबैक होता है, वो टेलीविज़न स्क्रीन पे वो मनाजिर, उन बच्चों की चेहरे, वो सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। आज तक मैं बात नहीं कर सकी इस टॉपिक पे। इतने साल हो गए इस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और ये वाहिद टॉपिक है। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे बात करते हैं, करंट अफेयर्स पे, जिसमें आए दिन कोई नई चीज़ होती है, एक नया सानहा होता है, एक नई बात होती है, बहुत बात होती है, बहुत हमने ट्रांसमिशंस किए हैं, लाइव शोज़ किए हैं उनके ऊपर। लेकिन ये एक ऐसा सानेहा है जिस पे आज तक मैं बात नहीं कर सकी, मैं खुल के बात नहीं कर सकी, और शायद मुझे कितने साल और लग जाएं कि मैं इस बारे में बात करूं। मेरे पास इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है कि ये दुख इतना बड़ा है कि इस पे अल्फाज ही नहीं मिलते कि इस पे कोई बात की जा सके। बस इतना कहूँगी कि हमारे बच्चे आज भी उतने रिजिलियंट हैं, आज भी उनको पढ़ाई से कोई रोक नहीं सका, स्कूल जाने से कोई रोक नहीं सका, आज भी वो APS आबाद है, आज भी हमारे बच्चे निकलते हैं, वही माएँ, उनके और बच्चे, एक को शहीद किया, बाकी सब पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो इसके खिलाफ डरे नहीं हैं, आज भी डटे हुए हैं। पाकिस्तानी कौम, हर बच्चा, हम डट के टेररिज्म का पहले भी मुकाबला किया है, टेररिज्म का आगे भी हम मुकाबला करते रहेंगे, और ये हमेशा हमेशा ये बच्चे हमारी आंखों के सामने रहेंगे। हमेशा जब भी इस दिन के बारे में बात होती है वो ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे सबसे डिफ़िकल्ट मौजू है जिस पे हम बात करते हैं लेकिन ज़ाहिर है बात करना ज़रूरी भी है। बात करना ज़रूरी और जो भी है। सभी आपने बात की ना कि वो बच्चे जो चले गए, उन्हीं के बहन भाई आज भी जाते हैं, तो हम ये जुमला यहाँ ज़रूर कहेंगे कि जिनको शहीद कर दिया गया, उन्हीं के बच्चे अपने बहन भाइयों का बदला ले रहे हैं और लेंगे मज़ीद भी, क्योंकि ज़ाहिर जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अगेंस्ट टेररिज्म फ़ाइट कर रहा है और हमेशा करेगा,
क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है, ये हमारी बात है, हमारी कौम की बात है। हम अपने एक एक इंच की हिफाजत करना जानते हैं, अपने हर इदारे की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपने हर बच्चे की हिफाजत करना भी जानते हैं। जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान, हमारे स्टेट का रोल, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अगेंस्ट टेररिज्म हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। नाज़रीन, हमें बढ़ना है आगे। आज के दिन की मुनासबत से तो हम बात कर रहे हैं और ज़रा आज पूरे दिन बात होगी भी। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इस ट्रांसमिशन में रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने प्रोफेशनल सर्कल में या इनफैक्ट अपने पर्सनल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस को समझें। कितनी इम्पॉर्टेंट है ये स्किल कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, दूसरे के इमोशन को कैसे अंडरस्टैंड करके फिर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। ये मैनेज आप नहीं करना है, बुनियादी बात ये मैनेज आप नहीं क्योंकि मैनेज आप नहीं करना है। हर इंसान जो है अगर खुद से मैनेज करना शुरू कर दे तो हर इंसान कर दे तो अच्छी बात मसाइल है। जो है वो पैदा नहीं होते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि कौन किस वक्त किस मेंटल स्टेट में है, किस वक्त आपको किस तरीके से क्या बात करनी है, दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन से या उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से ये समझना है कि ही और शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। उसको हमने कैसे मैनेज करना है सो दैट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट ना हो सके और दूसरे को वैलिडेशन भी मिल सके। हाँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को आपने कैसे दूसरों तक पहुंचाना है। ऐसा नहीं होता, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब बिल्कुल नहीं है कि अपने इमोशंस को आपने सप्रेस करना है। तो आज ज़रा बात करते हैं कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है जी ट्रेनर हैं, स्कॉलर हैं मेहताब हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट टू हैव यू जी। कोई गेज है जिससे मेजर करते हैं कि किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है? अच्छा देखिए, ये क्योंकि एक ऐसी बात है, इमोशंस को गेज करना इज़ वेरी टफ ना, Very tough, yeah. बिकॉज इमोशनल हाइप आपकी टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट चेंज हो रही होती है। और मैं यूजली कहता हूँ कि हमारी परसेप्शन जैसी होती है वैसे ही हमारे इमोशंस भी चेंज हो रहे होते हैं। और उसके साथ साथ हमारी मेंटल स्टेट राइट नाउ किस हालत में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम टाइम ये होता है कि हम बैक एंड पे सैड होते हैं बट प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम हैप्पी हैं। अब यहाँ पे ड्यूल आपके इमोशन जो है ना, एक बैक एंड पे है जिसका असर आपके बिहेवियर में नज़र आ रहा है, और एक वो फ्रंट वाला फेस है जिसको आप प्रिटेंड कर रहे हैं। सो इसको गेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट इसमें हमारे पास एक मूड मीटर का कॉन्सेप्ट है जिसके वाया हम अपने मूड को, बिकॉज इमोशंस आपके मूड को ड्राइव करते या उसमें हमें मालूम होता है कि स्पेक्ट्रम में कहाँ लैंड जी कहाँ पे लैंड कर। लेकिन मेहताब साहब, ये भी तो होता है कि कुछ लोगों के बारे में राय होती है, अच्छा वो है ना बड़ा कूल माइंडेड सा है, वो रिएक्ट नहीं करता। किसी के बारे में होता है नहीं वो तो हर बात पे गुस्सा करता है, ज़रा सी बात पे ही इज़ वेरी रिएक्टिव। अब ये परसेप्शन अगर लोगों का बनता है, उसकी वजह ये होता है कि वो जो एक रवैया होता है वो ज़्यादा प्रिवेल कर रहा होता है। दैट मीन्स के इमोशनल इंटेलिजेंस उनके हवाले से हम उस पर राय तो एक कायम कर सकते हैं। देखिए, वो उसे हम लेबलिंग कहते हैं, एंड लेबलिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। मे बी मेरे बारे में हो जी कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ये तो मे बी घर में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो। सो आपका रिएक्शन किसी भी टाइम पे ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज ये आपके रिप्टिलियन ब्रेन की खुसूसियत है। और रिप्टिलियन ब्रेन में आप फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं, और ये ह्यूमन स्टेट है, माइंड का आपका कंट्रोल जाता ही है वहाँ पर। ये नेचुरल स्टेट है, इससे हम ये नहीं कह सकते कि कोई पर्सन रिएक्शन मोड में नहीं जा सकता। और इस स्टेट में इंसान कब जाता है, क्या होता है? एक्सट्रीम पे होता है तब वो फ्लाइट एंड फाइट मोड होता है ऑन। जी देखिए, जब आप नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, अब नेगेटिव इमोशंस वो हैं जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें आप बेबस होते हैं और आपके माइंड का कंट्रोल रिप्टिलियन ब्रेन के पास आ जाता है, जहाँ पे आपको सेफ्टी का चैलेंज होता है, जहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई थ्रेट महसूस हो रहा होता है, आइदर वो साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, वहाँ पे आपका माइंड का कंट्रोल रेप्टिलियन के पास आता है और आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं। वहाँ पे आपका इमोशनल कैनवस बड़ा नैरो हो जाता है, बिकॉज उसमें जस्ट आपके पास फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज 3 स्टेट्स हैं, जिसे हम 3Fs कहते हैं। फाइट हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम डोमिनेंट होते हैं, जहाँ पे हमारा जोर चलता है। फ्लाइट हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, बेबस होते हैं। और फ्रीज वो स्टेट है जहाँ पे हम अपने ही इमोशंस में स्टक हो जाते हैं। सही। हम चाहते हैं बाहर निकलना, बट हम निकल नहीं पाते बिकॉज हमारे माइंड का कंट्रोल उसके पास है। सही। और वहाँ से माइंड के कंट्रोल को रैशनल माइंड पर लाना, अवेयरनेस वाले माइंड पर लाना, जहाँ पे आपका इमोशनल कैनवस ऑन होगा, बड़ा ज़रूरी है।
और उसके लिए आपको अपने आप को उस सिचुएशन से डीफोकस करना होता है, बिकॉज फोकस की एक पावर है। बिकॉज जब आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो माइंड में वो चीज़ उतनी एम्पलीफाई होती है, और जब एम्पलीफाई होती है तो अब आपका माइंड स्टक हो जाता है, फ्री स्टेट में चला जाता है। सो आपने अपने आप को डिटैच करना है उस इवेंट से, और जैसे ही आप डिटैच की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, किसी दोस्त से कोई बात करते हैं या उस इन्वायरमेंट को छोड़ कर कहीं और चले जाते हैं, तो आप डीफोकस हो जाते हैं। वो इवेंट आपके माइंड के कैनवस से निकल जाता है और आपके माइंड का कंट्रोल आपके रैशनल माइंड पे आ जाता है, जहाँ पे आपका अवेयरनेस का लेवल है। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि मैं क्यों रिएक्ट कर रहा था या मैंने गुस्सा किया। और यूजुअली हमारे साथ होता है, हमें गुस्सा करने के बाद एहसास होता है कि हमने गुस्सा क्यों किया। अच्छा, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की निशानी। ऑपोजिट भी होता है, आप अच्छा फील कर रहे होते हैं कि आपने एक्सप्रेस किया अपने इमोशंस को, बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट। अच्छा, बट ये भी डिपेंड करता है कि आपने एक्सप्रेस किसके सामने किया और क्या वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और उसमें जो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके उस एक्सप्रेशन की वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग, कहीं आपका रिलेशन तो डैमेज नहीं हुआ। कहीं पे अगर आपने रिलेशन को डैमेज किया तो वो एक्सप्रेशन फिर राइट मूवमेंट पे आपने नहीं किया। इट मीन आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। हम जो एक सिचुएशन होती है हमारे सामने जो कि आपको ट्रिगर कर रही है और वो सिचुएशन गलत है, वो चीज़ गलत है, और आपका गुस्सा या आपकी बात वो वैलिड है कि आपके सामने चीज़ें ठीक नहीं हो रही, उन इमोशंस को हम नेगेटिव इमोशंस क्यों कह रहे होते हैं कि आप नेगेटिव इमोशंस की तरफ होते हैं? इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव। एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन में आप इंसानी दिमाग ट्रिगर करेगा, उसको बुरी चीज़ बुरी लगेगी, अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी। हम क्यों कहते हैं कि वो नेगेटिव इमोशंस हैं? अच्छा, हम देखिए इमोशंस क्यों नहीं कहते उनको? इसमें हम अगर ना बिहेवियर की साइंस को थोड़ा सा समझ लें, उसके इंग्रेडिएंट समझ लें, तो हमारे लिए लेबल करना आसान हो जाएगा। बिकॉज हम लोग अपनी सेंसेस से एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, उसके साथ फिर हमारा एक बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे हमारी प्री प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, सोशल लर्निंग पड़ी हुई है, देन फिर हमारे पास इमोशंस हैं। ये तीनों मिलके हमारे बिहेवियर को क्रिएट कर रहे हैं। अब कहीं पे हम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उसको हम नेगेटिव क्यों कहें। सम टाइम नेगेटिव हमने एक लेबल लगा दिया। इमोशन इटसेल्फ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। माइंड को नहीं पता कि ये चीज़ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। माइंड को पता है कि इस इमोशन को जब ये ट्रिगर होगा एग्जीक्यूशन में लेके आना है। सो ये लेबलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव की हमारी परसेप्शन के अंदर लगती है। हम परसीव कर लेते हैं कि ये पर्सन अगर गुस्सा कर रहा है तो ये बड़ा नेगेटिव पर्सन है। अब नेगेटिविटी इज़ ओनली ब्लेमिंग। जब आप ब्लेमिंग करते हैं, ब्लेमिंग इज़ अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब द साइंस ऑफ मोटिवेशन में कहते हैं कि जब आप ब्लेमिंग माइंड में जाते हैं तो नेगेटिव केमिकल आपके माइंड में प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। इट मीन कि ब्लेमिंग के केस में आप नेगेटिव फ्रेम में आ गए, बट इमोशन के केस में हमने लेबल लगाया है, और वो लेबल कहाँ लगा? हमारी परसेप्शन में। अब हर इंसान की परसेप्शन डिफरेंट है। सो यूजुअली हम लोग परसीव करते हैं किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेबल लगा के। So label means negative हाँ, emotion. negative, ये इसमें नेगेटिविटी आएगी somehow because आपने कहा पूरी बॉडी के साइंस भी है नेगेटिविटी रिलीज होने, बिकॉज एंजाइम ऐसा रिलीज हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें बेहतर करने के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। वो कोलीग्स का भी ताल्लुक हो सकता है, मैनेजर एंड देन यू नो जो भी उनकी टीम है उसके दरमियान भी हो सकता है, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे आपको ये महसूस होता है। पहले तो बड़ी अच्छी बात होती है कि आपको एहसास हो जाए कि चीज़ें ख़राब हैं, क्योंकि वो पहला स्टेप है कि आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। यस, सो कैसे ठीक करें, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जाने चाहिए इन प्रोफेशनल सेटअप्स एंड लाइफ के आप चीज़ें बेहतर करें? अच्छा, देखिए कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ समझना है। कम्युनिकेशन का वर्ड कम्यून से निकला है, जिसका मतलब है शेयरिंग ऑफ थॉट्स, शेयरिंग ऑफ आइडिया, शेयरिंग ऑफ एनीथिंग, मीडियम कुड बी एनी। अब इसमें जो पहला स्टेप है वो कनेक्शन का है। माइंड के अंदर इनविजिबल क्यूज़ कनेक्ट होते हैं। इनविजिबल क्यूज़ नज़र नहीं आते, और यूजुअली हम ये करते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन में इनविजिबल क्यूज़ को कनेक्ट नहीं करते। अब इनविजिबल क्यू में एक सेफ्टी का एलिमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कोई पर्सन सेफ फील नहीं करता, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। आप किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाए, जैसे आप कुछ लोगों से पहली दफ़ा मिलते हैं लेकिन आपको एक कनेक्शन का एहसास फील होता है ना, बिकॉज आपके इनविजिबल क्यूज़ वहाँ पे कनेक्ट हो गए। और इनविजिबल क्यूज़ जैसे ही एक्टिव होते हैं, देन नेक्स्ट फेज़ है बिलोंगिंग क्यू। अब आप बिलोंगिंग क्यू में आ गए हैं। अब आपको फील हो रहा है कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ या इसकी वाइब्स मुझे अच्छी आ रही हैं। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है अंडरस्टैंडिंग, कि अब आपने उस कम्युनिकेशन को करने से पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसको मैंने कैसे करना है, राइट नो ये राइट इन्वायरमेंट है या नहीं है, या मेरा जो मेथड है मुझे कैसे करनी चाहिए। ये 2 स्टेप्स करने के बाद देन आपने एक्चुअल कम्युनिकेशन करनी है, फिर आपने शेयरिंग मोड में आना है। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में जो कम्युनिकेशन गैप आता है वो इस वजह से आता है कि हम कनेक्शन बिल्ड नहीं करते और सेकंड स्टेप में हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते।
दूसरे पर्सन की परसेप्शन को, दूसरे पर्सन की मेंटल स्टेट को, और उनकी sometimes- लिमिटेशंस को भी जी, समझाओ। हमने स्पेस को भी मेंटेन रखना है। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं अंडरस्टैंडिंग में जो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होती, और जब इफेक्टिव नहीं होती सो आपके रिलेशनशिप जो है वो डैमेज होना शुरू होते हैं, उनमें गैप आना शुरू हो जाता है, और फिर आपके लिए कन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस क्रिएट होती है। और कन्फ्लिक्ट भी आप 2 टाइप्स के हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वो कन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से आपका मेंटल मैप जो है वो एक्सपैंड होता है, आप सोचने पे मजबूर होते हैं, आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करते हैं। डिस्ट्रक्टिव वो है जिसमें आप किसी की सेल्फ इमेज को डैमेज कर देते हैं, जिसमें आप दूसरों की राय को रिस्पेक्ट नहीं देते, जिसमें आपका ओवरऑल जो मिशन है दूसरे को डिग्रेड करना होता है और अपनी ईगो को जो है वो सेटिस्फाइड करना होता है। सो ये एक मेन सिनेरियो क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से आपके रिलेशन बिल्ड होते हैं। आपने एक टर्म यूज़ की, स्पेस। जी, ये जो हेल्दी स्पेस है और द मैंडेटरी स्पेस, वी मस्ट से दैट, ये भी लोगों को अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं है। Yes, नहीं इसमें है। एक शायद इशू ये भी होता है कि आप एक अच्छा स्पेस मेंटेन रखना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको नजर आता है कि नहीं, कुछ और लोग हैं कुछ और जिन्होंने लोग हैं। स्पेस मेंटेन नहीं नहीं रखी हुई रखी और हुई। दे आर एक्सेलिंग, Yes. उनकी चीज़ें बेहतर जा रही बेहतर जा हैं, रही फिर हैं। आप कहते हैं शायद मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखें आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बड़ा मैटर करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में चीज़ें कैसे डिफाइंड है। समटाइम एक पर्सन एक ऐसे कल्चर से आया जहाँ पे स्पेस मेंटेन रखी जाती है, लेकिन वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन में आया और उस कल्चर में कहीं पे कोई स्पेस मेंटेन नहीं है। अब वो पर्सन वहाँ पे आएगा तो उसकी भी अब सोशल लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके माइंड के में भी जो सेकंड मैंने आपसे इंग्रेडिएंट शेयर किया था, उसका बिलीफ सिस्टम वाला जो खाना है वो फिल होना शुरू होगा सोशल लर्निंग की फॉर्म में। अब वो देख रहा है कि यहाँ पे तो स्पेस मेंटेन नहीं रखी जाती, यहाँ पे तो सब इसी तरह चल रहे हैं और इसी तरह प्रोग्रेस होती है। अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसी फ्रेम में आना शुरू हो जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, आप सोशल लर्निंग के वाया अपने बिहेवियर को रीशेप कर रहे हो। अच्छा, वो ऐसे लोगों को हम कहते हैं बड़ा तेज है, बॉस को भी इम्प्रेस कर लिया। हमारे यहाँ प्रोफेशनली हम यही देखें कहा जाता है। यही कहा जा रहा होता है कि ना बड़ा कि तेज है और उसने हाँ सबके ना। साथ अपनी बॉन्डिंग बड़ी ये अच्छी तो बन- इसकी तो सबसे बनती है, इसने तो बड़ा बॉस के साथ diplomatic भी है। बड़ा हाँ, डिप्लोमेटिक है। अच्छा, हम ये लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल कर रहे बिहेवियल थे। फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं। कुछ लोग बड़े रिजिड होते हैं, वो हर एक के साथ एकदम से रैपो बिल्ड नहीं कर पाते। एनएलपी में हम वर्ड यूज करते हैं रैपो बिल्डिंग। सही। अब रैपो बिल्डिंग तेजी नहीं है, ये बेसिकली एक स्किल है, एक मेंटल Okay. मसल है, जिसको आप जितना ज्यादा बिल्ड करेंगे आप उतनी जल्दी लोगों से तो यानी कनेक्ट हो द बेटर वर्ड वुड बी स्मार्ट। स्मार्ट, या स्मार्ट, यस, बिकॉज वर्ड की एक अपनी सिग्निफिकेंस है। आप जैसे वर्ड्स यूज करते हैं वैसा ही इम्पैक्ट आता है। और वर्ड को भी मैं समटाइम कहता हूँ कुछ वर्ड्स की इंटेंसिटी नेगेटिव होती है, और वो वर्ड जब आप यूज करते हैं तो ओवरऑल आप नेगेटिव फ्रेम में चले जाते हैं। सो ये ना कहें किसी को कि तेज है, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें ठीक उसकी हैं और चल रही हैं तो आपके स्मार्ट है। स्मार्ट हाँ, है। उसने अपने माइंड के मसल्स बिल्ड किए भैया, प्रैक्टिस से किए। अनटिल अनलेस आप किसी को नुकसान ना नुकसान पहुंचाएं। ये तो अगर आप ज़रूरी है। नुकसान पहुंचा के तेजियां दिखा रहे हैं तो आप फिर तेजी हैं। हाँ, अगर आप स्मार्ट हैं, आपको लगता है, लेकिन आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर आप स्मार्ट नहीं हैं, आप तेज हैं। हाँ, सो ये डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये घरों में भी होता है ना, आप देखें कि मतलब एक घर में जब ज़्यादा लोग रह रहे हैं, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जैसे, तो अक्सर होता है ना कि एक बहू की सास से बड़ी अच्छी बन रही होती है, बाकी कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी तेज है, बड़ी खुशामद कर रही है। बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ से हट के भी हम हट के भी। पर्सनल लाइफ में भी देखें तो ये Yes. चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं। Exactly. तो वो इसका मतलब वो स्मार्ट है कि शी नोज कि उसने किस Yes. तरीके से लेकर Exactly. बैलेंस और करके उसके चलना है। बिहेवियर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। और यूजली हमारे एनवायरनमेंट में जब हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, लेबलिंग बड़ी बहुत ज़्यादा है। हम लेबल लगा देते हैं कि ये कितनी तेज़ है या ये कितना तेज़ है, ये हर एक के साथ। अब वो उसके बिहेवियर की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसने तो उस मसल्स पे काम, अपने मसल पर काम किया, आप भी वो कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं हसद की आग जल रही होती है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव फ्रेम में जाते हैं। और अगेन वही बात कि हम ब्लेमिंग मोड में, ये देखें जी ये बहुत तेज़ है, अब हम ब्लेम कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अगर वो तेज़ है तो आप भी तेज़ बन सकते हैं। वाई नॉट के अच्छा, आप भी कैसे अपने बन सकते हैं? ये मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग नहीं होती, इसके बारे में बताया नहीं जाता। एक ही घर में 4-5 लोग होंगे तो देखें उनके इन्वायरमेंट तो सेम है, लेकिन दो की नेचर डिफरेंट होगी, वो स्मार्टली चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे, इनका इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत बेहतर होगा, दूसरों का बेहतर नहीं होगा। तो ये क्या इनबिल्ट होता है, पर्सनैलिटी के अंदर होता है, होता क्या है ये? अच्छा देखिए, इक्वेशन में इनबिल्ट कुछ पार्ट है, बाकी आपने उसको इम्प्रूव करना है। अच्छा, अब सेल्फ अवेयरनेस की बात है कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे कितना काम कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना जान रहे हैं। आप इमोशनल नॉलेज तो ले लेते हैं,
लेकिन जब तक उसे प्रैक्टिस नहीं करते आपके माइंड के मसल्स बिल्ड नहीं होते। दैट इज एनएलपी। एनएलपी में हम बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हम देखते हैं कि हमारे माइंड के बैड पैटर्न्स कौन से हैं, बिकॉज 90% हमारा जो बिहेवियर है वो सब कॉन्शियस से ड्राइव हो रहा है, और हम कॉन्शियस एफर्ट जो करते हैं वो 10% है। अब 10% में कोई भी नॉलेज आ गया, लेट्स सपोज अभी हमने डिस्कशन की, एक नॉलेज आ गया कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपने कोई बुक पढ़ ली, अब वो 10% में है, लेकिन 90% ड्राइव आपके सबकॉन्शियस से हो रही है। उसको आपने ट्रेन करना है, उसको आपने रीप्रोग्राम करना है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर साइंस चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए जो आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करें। जब तक वो रीप्रोग्राम नहीं होगा आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आएगा। और जो लोग फैमिली में बहुत ज़्यादा कहने के फ्लेक्सिबल होते हैं, उनके सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो गया होता है वैसे, वो छोटी छोटी बात पर लड़ाई नहीं करते, वो दरगुजर कर देते हैं। फर्क ही नहीं पड़ता। जी, उनको फर्क इसीलिए नहीं पड़ता बिकॉज उनका सबकॉन्शियस वैसा प्रोग्राम हो चुका है। अच्छी बात है, वैसे सबको मुझे ऐसे लगता होना है चाहिए, कि फर्क नहीं फर्क पड़ता। पड़ता है। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। नहीं शोएब, बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं फर्क पड़ रहा होता, मतलब दे डोंट बॉदर कि अगर छोटी छोटी चीजें हो रही हैं तो दे डोंट केयर, वो कहते हैं लेट इट बी। आई मीन हाँ, ठीक है, सही कह रही हूँ। देखिए क्योंकि उसमें मुझे नहीं डिपेंड पड़ता। उसमें डिपेंड करता है कि आपके विजन की हाइट कितनी है। जो बड़े विजन पे काम कर रहे होते हैं वो छोटी चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, लेकिन जिनका विजन ही नहीं है, जो खुद कंफ्यूज है, वो फिर ये छोटी छोटी निटी ग्रिटी में अपनी एनर्जी, आप देखिए एक इंसान के अगर पूरे दिन की रूटीन है, लेट्स कंपैरिजन है, एक वो खातून जो हर वक्त घर पे है, पूरा दिन वो बस घर मैनेज करी है एक तरीके, मतलब एक ही माहौल के, एक वो खातून जो बाहर निकलती है, दिन भर 10 लोगों से मिलती है, मैनेज कर रही होती है चीज़ों को। आप देखिए दोनों की सोच में बड़ा फर्क होगा। अच्छा, सोच के साथ साथ मेंटल मसल्स में भी फर्क होगा। बहुत फर्क सोच तो होगा। एक चीज़ है, देखिए सोच एक चीज़ है, बट जो प्रोफेशनल लेडी है उसके मेंटल मसल्स बड़े डिफरेंट प्रिपेयर हो चुके हैं, उसने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और इसके साथ साथ देखें कहीं ना कहीं मीडिया का भी बड़ा किरदार है। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रामे देखते हैं उनके मेंटल मसल्स भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की मैंने तरफ इतने ड्राइव लोगों होना को शुरू हो देखा जाते है, हैं। यस, वो लिटरली उनका बिहेवियर उस तरह का हो जाता है किसी Yes. एक कैरेक्टर से, आप उनके, और उनको पता भी नहीं होता कि जब वो बहुत ज़्यादा एक ड्रामा देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए, उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इनफैक्ट जो वर्ड्स हैं और वो भी same हो स्टाइल है जाते हैं। बोलने का, Yes. वो भी सेम This है। is दे called डोंट a नो बट यू नो। सोशल लर्निंग का जो मैंने सेकंड पार्ट बताया था ना, वो उनका प्रोग्राम हो गया एज पर उस ड्रामे के, एज पर उस मीडिया के, जो चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो चीज़ वो बहुत ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं, जैसा कंटेंट आप देख रहे हैं वैसी आपकी सोशल लर्निंग हो रही है। अब वो लर्निंग आपको अफेक्ट करती है बिकॉज आपके सब कॉन्शियस में वो डाटा जा रहा है, वो पैटर्न्स जा रहे हैं। अब आप भी कंपैरिजन करते हैं, आप भी वैसी ही चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं, वैसे बिहेव करते हैं। हाँ, वैसा बिहेव। ये बच्चों में तो बहुत देखे हमने, जिस तरह का वो कंटेंट देखते हैं आजकल, उनके बिहेवियर में नजर आता है, उनकी लैंग्वेज में नजर आएगा, Definitely नजर उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आएगा, उनकी सोच में नजर आएगा, उनके सवालों में नजर आएगा। दैट्स वेरी ट्रू। और मुझे आपने समीन बात की, मुझे उससे याद है कि इनिशियली जब प्रोफेशनल लाइफ में आई यूज़ टू फॉलो एन एंकर, तो मैं उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा देखता था। मेरी आदत थी कि मैं रोज़ उनका शो देखता था। कुछ समय बाद ना मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपके अंदर वो फ्लेवर नजर आ रहा है। सो फिर मैंने देखना छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं देख रहा, वरना वो आप फ्लेवर स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देते और वो अनइंटेंशनल होता है, आपको पता भी नहीं होता। अच्छा और देखिए, वो- इसमें जो हमारे मिरर न्यूरॉन्स है ना, उनका काम है, क्योंकि मिरर न्यूरॉन मिरर करते हैं चीज़ों को। जो चीज़ आप देख रहे हैं मिरर न्यूरॉन्स की वजह से उनकी कॉपी आपके माइंड में सेफ होती जा रही है, और वो जितनी ज़्यादा रिपीट होगी वो उतनी डोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी। उससे आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म होती है या मुतासिर होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी में क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में भी हम जिस तरह बात कर रहे थे पहले कि कैसे एक सेफ स्पेस मेंटेन करनी है और कैसे आपने उस एनवायरनमेंट के लिए अपने मसल को ट्रेन करना है, जो हम बात करें कि जो लोग ये सोचते हैं, स्पेशली वो जिनका जरा हम कहते हैं ना, जैसा सबीन ने बात की, जो प्रोफेशनल लाइफ में जा रही है, लोगों से इंटरेक्शन है, वो और तरीकों से चीज़ सोचेगी। अच्छा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे रवैयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, जो कि अच्छी बात है। क्यों इतना सोच के आपने सोना है इतने स्ट्रेस के साथ। सो ऐसे में वो, लेकिन देखिए बहुत सी ख़वातीन हैं हमारे यहाँ जो कि नहीं, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ वो घर में है, वो बहुत टफ जिंदगी है, बट वो घर पे हैं, वो क्या करें फिर? चूंकि देखिए वो नहीं निकल रही बाहर, वो लोगों से नहीं मिल रही, उनका वो एक्सपोजर नहीं है, वो क्या करें? करना तो उनके लिए भी हमने कुछ ना कुछ है। अच्छा देखिए, इसमें उनके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं, लाइक वो सोशल इवेंट्स अटेंड कर सकती हैं, बच्चों के साथ गैदरिंग पे कहीं भी जा सकती हैं, बिकॉज उनको अपने उस सर्कल को थोड़ा सा ब्रेक करना है। एक ही सर्कल में रह के एक ही रूटीन में आपके पैटर्न पक्के होना शुरू हो जाते हैं, और पैटर्न जितने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे उनको ब्रेक करना, उनको मोल्ड करना उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा, और विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प फिर आपके लिए वो कह लें कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। प्रोफेशनल हेल्प का जहाँ नाम लेंगे वो कहेंगे क्यों, मैं पागल हूँ कोई? अच्छा देखिए, ये भी एक अब मिथ है कि जब हम प्रोफेशनल हेल्प की बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी कि मैं पागल हूँ कि मैं किसी प्रोफेशनल से हेल्प लूँ। अब ये कहीं ना कहीं आपकी ईगो है
ईगो की वजह से आपके माइंड में एक रेजिस्टेंस आ जाती है, और जब तक इस रेजिस्टेंस को आप ब्रेक नहीं करेंगे आप अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि बेहतर करने का जो अमल है ना, उसके लिए सबसे पहले आप आपको ये समझना है कि आपके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। हाँ, गुंजाइश है। हमारे मसला ये है बहुत से लोगों में, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे ही सब आता और है। देखें सुकरात जैसा फिलोसफर कहता है आई नो नथिंग, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। yes। जिस दिन आपने, हमारे उस्ताद ने सिखाया, जिस दिन आपके माइंड में ये आ गया कि मुझे सब कुछ पता है, खत्म, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ, आप स्टक हो जाएंगे, very true। आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सो ये एक अलमिया है जिसकी वजह से हम जब कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हमें ज़रूरत नहीं है, जब हमें ये फील होता है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे आप रुक जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि आप अपने आप को जब रेडी करने लगते हैं तो आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पे भी देखिए आपको मिरर की ज़रूरत है, एक थर्ड व्यू की ज़रूरत है। सो वाई नॉट कि आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए एक थर्ड व्यू ले लें, वाई नॉट कि आप उस थर्ड व्यू की वजह से अपने आप को बेहतर कर लें, बिकॉज खुद आपको नज़र नहीं आता। और साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं कि ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है पर्सनैलिटी का, और इसको अनपैक करने के लिए आपको फीडबैक की ज़रूरत है, इसको अनपैक करने के लिए आपको थर्ड व्यू की ज़रूरत है। बिल्कुल है। जब तक थर्ड व्यू नहीं आएगा आप अपने ब्लाइंड स्पॉट को खुद ब खुद से सॉल्व नहीं कर सकते। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो थर्ड व्यू हो वो ऑथेंटिक हो। ये भी बहुत डेफिनेटली जरूरी देखिए है। एक्सपर्ट की बात इसीलिए है, हाँ। अगर वो ऑथेंटिक नहीं होगा, एक्सपर्ट नहीं होगा, एक पर्सन खुद उस प्रोसेस से नहीं गुजरा, और जब आप उससे व्यू लेंगे तो डेफिनेटली वो आपको। और मैं हमेशा ये बात कर रही होती हूँ कि जब भी आप प्रोफेशनल हेल्प की बात करते हैं, मेक श्योर करें कि आप जिस थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, जिस किसी के पास भी जा रहे हैं, वो ऑथेंटिक हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हेल्प के नाम पे आपके अंदर से एम्पैथी को ख़त्म कर देते हैं, आपको सेल्फिशनेस सिखा दी जाती है, सेल्फलेस होना जो आपके अंदर एक चीज़ होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और बस कहा जाता है कि आपके इमोशंस और आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप अपने इमोशंस का तो आपको पता है, आप उनका ख्याल रख लें, लेकिन इंसानियत इसी में है कि आपने दूसरों के इमोशंस को भी मैनेज करके अपने इमोशंस को उस तरीके से एक्सप्रेस करना है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब ने को एग्जिस्ट करना है। Yes। अगर हम सब फिर अपने लिए आए हुए इस दुनिया में, तो शायद अल्लाह ताला के लिए ये कोई चीज़ नामुमकिन नहीं थी कि हर इंसान के लिए एक अलग दुनिया बना दी जाती। लेकिन एक दुनिया में अगर सारे इंसान हैं तो उसका मतलब ये कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, हम को एग्जिस्ट करते हैं, हमारे जो रिश्ते हैं वो किसी वजह से रिश्ते बनाए गए। हम सब इमोशनली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। आप जितना मर्जी कहें कि मैं तो अकेले जी, मुझे तो अकेले और सब उसी में बस मैं सब मैनेज कर रहे, तो नो, हमें डीप डाउन हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको पता हो कि एक दूसरे की ज़रूरत है तो उसमें इन्वेस्ट कर किया जाता है। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमें बढ़ना नाज़रीन अभी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। क्या खाते हुए आ रहे हैं आप? बिस्किट। क्योंकि अभी वेलकम बैक और खाना यहाँ पे ऐसे लगा हुआ। व्हाट इज दिस? इतना भी नहीं खाया कि लगा मैं पाए खा के आया, मैं निहारी खा के आया। यू नेवर नो, मतलब आप खा भी सकते हैं पाए, निहारी, कोई भी सकता है, एवरीथिंग। ऑफ कोर्स खा तो कोई भी सकता है, एंड यू ईट अ लॉट। सो अल्हम्दुलिल्लाह इफ आई ईट अ लॉट तो मैं इसके बाद उसको यूज भी करता हूँ। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा खाकर बैठे रहे, खाते हैं आप, एक्सरसाइज करते हैं। अल्लाह झूठों को माफ करना। नजर आ रहे हैं ना बाबा, नजर आ रहे हैं। श्योर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल कुछ और था, पता नहीं किस तरफ को तुम बहस लेकर चली गई हो। क्या सवाल क्या आपका? मुझे पता है वो भी काबिले बहस सवाल ही होगा। करें सवाल। आप सोचें कि मैं ऐसा सवाल करता हूँ जिसमें बहस हो सकती है, जिसमें बात हो सकती है। आप कोई अनोखा काम नहीं करते, 99.9% मर्द ही करते हैं। मर्द तो बेचारे मासूम होते हैं। अच्छा चले, मासूम होते हैं। हाँ सही। सबसे ज्यादा मासूम अगर कोई होता है ना सबीन, वो होता है उन। हाँ उन, वो जो वर्ड है ना उन या इन, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा है, वो ये उन ये करते हैं। उनके अब्बू भी आ जाएंगे ना तो फिर हमने अभी बस जाना है, और उनके अब्बू को ये पसंद है खाने में। मतलब सबसे ज्यादा मसला ही उन्हों में है। हालांकि उन्हों में कोई मसला नहीं है, उनको पता भी नहीं है, उन्हों को नहीं पता क्या हो रहा है इस डिस्कशन में ना। वो दो खवातीन बैठी हुई हैं, गुफ्तगू चल रही है आपस में, 4-5 घंटे हो गए, तसल्ली से डेटा ट्रांसफर हो गया। अब मैं जा रही हूँ, उनके अब्बू आने वाले हैं ना, रोटी पकानी है मैंने उनके लिए। उनका क्या, उनको क्या मसला है? वो तो आराम से आके बैठेंगे, स्क्रोलिंग करेंगे, उनको परवाह भी नहीं है कि आपने क्या किया और कब किया है।
यही तो मसला है सारा। अच्छा, कि उनको परवाह ही नहीं है कि आपने पूरा दिन क्या किया है। खातून पूरा दिन घर मैनेज पूरा दिन गॉसिप कर करके थक त्रुट के बैठी है। श्योर, गॉसिप कर करके। वैसे गॉसिप भी एक टास्क है, ठीक है। सेकेंडली Agreed. पूरा दिन काम कर करके, हर चीज देख देख के, उन्हों जब घर आए हैं तो उन्हों को पता ही ना हो कि उनकी उन्होंने क्या किया है, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉब्लम ना, देयर इज अ प्रॉब्लम जिसको फिक्स करने की जरूरत है। अच्छा, हम नहीं फिक्स कर सकते इसको, लेकिन आज हम इस डिस्कशन को लेकर चलेंगे। हमारा मौजू में से कुछ और था मेरे मेहमान के साथ, लेकिन हमने सोचा कि इस मौजू को भी ले आते हैं बीच में। हमें ज्वाइन किया है लाइफ कोच है मरियम ताहिर साहिबा, आप कैरियर काउंसलिंग भी करती हैं बच्चों की। आज हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन शोएब, आप खैरियत ग्रेट, से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। क्या खवातीन गॉसिप करती हैं? सब करते हैं, इंसान गॉसिप करते इंसान गॉसिप करते और खवातीन भी एक तरह की इंसान है। हैं, एक तरह की तो है ही। आप अगर मान जाएं कि मर्द हजरात भी इंसान है तो हम इत्तेफाक कर सकते हैं इस बात पे। Exactly, मतलब आपने ये खुद ही agree। छेड़ा ये टॉपिक तो। हाँ। तो इंसान गॉसिप करते हैं। अच्छा। आप कितने गॉसिप करते हैं बताएं? अच्छा, मैं तो बहुत करता हूँ। तो बस फिर मैं लिटरली बताऊं, मेरी शुएब के पास इतनी खबरें होती हैं, आता है सुबह, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहता है एक न्यूज़ है मेरे पास। उसके बाद मैं मतलब ऑब्वियसली मुझे भी जान, मैं बहुत क्यूरियस किस्म की इंसान हूँ, मुझे इतनी क्यूरोसिटी होती है ना, तो मैं कहती हूँ अब बता दो, फिर ब्रेक होती है, फिर माइक बंद करो, फिर बता दो, जिसके बाद एक स्टोरी सुनाता है, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं इसमें भी एक ट्विस्ट है। अच्छा, ये फिर मेरा वो स्टाइल ट्विस्ट है। आता है सामने, फिर वो ट्विस्ट आता है, फिर ट्विस्ट के बाद भी एक होता है, एक और बात भी एक लिंक होती है देखिए, इससे। सभी मुझे तो एक बात लिटरली एक जो गॉसिप होती है वो इतनी बड़ी गॉसिप होती है, और ये इतना शौक है इसको गॉसिप करने का। आजकल तो देखें ट्रेंडिंग है ना कि टी जहाँ भी स्पिल हो रही हो, हाँ हाँ, ले लो। और मुझे ये नहीं पता कि इसको दुनिया जहान की खबरों का पता कैसे होता लेकिन है। तुम एक बात को मानो, इसको अगर ये पता होगा फरजाना अपने घर में आज फरजाना की फरजाना से माजरत के साथ कौन सी फरजाना की आज लड़ाई किससे हुई है, मेरी बात सुनो, सुबह अगर नाश्ते में उसने क्या सुनो मेरी खाया, ही बात। नोज एवरीथिंग। नहीं, मेरी बात सुनो, आई अगर डोंट नो हाउ। अगर मैं तुम्हें सारी बातें ना बताऊं सबीन, तो स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ तुम्हें नहीं पता होगा। ये बात वैसे सही है। अच्छा, मीडिया ये बातें नहीं करते। एनीहाउ, ही नोज एवरीथिंग। ये देखिए ये जो गॉसिप का मुझे मरियम ये भी नहीं पता होगा कि वो जो फलाना एंकर वो कराची, लाहौर, कश्मीर वो कहाँ बैठा हुआ है, मुझे उसके बारे में मतलब मैं उससे कभी लेकिन मिली इनको नहीं पता हूँ, होगा। लेकिन मुझे उसके बारे में सब पता है। बिकॉज ये वही उन है जो उन ये बातें करते हैं। ना कर सबीन, लोगों ने मुझे बातें बताना छोड़ देनी है कि सबीन को बताते हैं। मैं लिटरली मैं जिस एंकर से बात करूँ ना, मुझसे पूछता है उससे तो मिली थी, मैं कहती हूँ नहीं मुझे तो नहीं मिली थी, बट आई नो एवरीथिंग अबाउट देम। इट्स बिकॉज मतलब इस बंदे ने to me. मुझे सब ये बताया आप है। लोग का तो उसमें है ना, इन अ फन वे देयर इज गॉसिप एंड एवरीथिंग, लेकिन जहाँ तक गॉसिप वैसे जनरली स्पीकिंग ज़्यादातर मसले पैदा करती है गॉसिप, करती है। बिकॉज उसमें मोस्टली आई एम नॉट सेइंग कि जो शुएब लाते हैं वो सही नहीं होता, लेकिन वो मोस्टली 200% एक्यूरेट होता है। मैं लेकिन उसको मोस्टली जो validate लोग भी लाते हैं करती ना हूँ। दैट इज नॉट अच्छा देखिए, नहीं, वो गॉसिप नहीं थी, मैं सबीन को बता रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ कि मुझे होता है कि ऐसा सबीन को चूंकि नहीं पता, तो मैंने कहा मेरा फर्ज है बताना होना चाहिए, उसको। क्योंकि मैं जरा एंटी सोशल किस्म की बंदी हूँ, मैं नहीं जाती सोशल गैदरिंग्स में, तो मुझे नहीं पता मैं वो होता फर्ज कि निभाता क्या हूँ। चल रहा है। अवेयरनेस क्रिएट कर रहे किसकी होते हैं शादी होने basically, वाली है, with- ये भी with इसको पता good होता है। intention। शादी 4 महीने बाद अनाउंस होगी, 4 महीने पहले इसको पता होगा, बताएगा तो पता है फलाने की शादी हो रही है। वो फलाने से हो रही है, और तुम्हें पता है वो जो उसका शौहर है वो ये करता है, वो कहाँ पे होता है। पता होना इसको चाहिए सब ना, पता देखिए इंडस्ट्री है हमारी, पता होना चाहिए कौन किधर क्या कर रहा है। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जनरली कहूँ गॉसिप से बचने के लिए जो मैं बचना करना- चाहता ही नहीं। आप लोग नहीं बचना चाहते, मैं जनरली लोगों को कह रही हूँ कि बचा करें, बिकॉज मोस्टली ऑथेंटिक नहीं होती। नहीं मैं और नहीं जब बचना चाहती, मेरे पास मेरा जो सोर्स है ना वो बहुत क्रेडिबल है, मैं ये जानना देखिए, चाहती हूँ। उनका नेक पर्पस है, वो तो आपको अवेयरनेस क्रिएट अवेयरनेस करना मुझे होता है उसे पता होना चाहिए किसी के बारे में ना। गॉसिप जो एक्चुअल गॉसिप है ना, वो मोस्टली ऑथेंटिक नहीं होती, वो सच नहीं होती, वो वैसी सुनी सुनाई बात में अपने मसाले ऐड करके हाँ, ये और होता वो है। फॉरवर्ड होती है। जो नहीं, ये अगर कह रहे हैं सबीन ना, का सोर्स ऑथेंटिक है तो मेरे भी सोर्स फिर ऑथेंटिक है। नहीं, वो- मैं इंफॉर्मेशन ठीक ही लेता हूँ ये वो जो और चेन फिल्टर है करता ना, हूँ। वो जो चेन है ना, वो चेन बड़ी ऑथेंटिक चेन है। If you want to be part of this authentic chain, हाँ, कुछ करें, शुएब से दोस्ती करे। और bribe me। नहीं, वो जो ऑथेंटिक नहीं है वो वाली गॉसिप, उससे बहुत नहीं वो हम बचना चाहिए। अच्छा, ये और- मरियम से समझना इजी होता है किसी के लिए कि अच्छा ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है इसमें से आपने एक साइड पे करना है चंक, क्योंकि आपको पता है मैं डीप डाउन यू नो कि ये ठीक नहीं है, इसको साइड पे चल भाभी अच्छा, शाबाश। मैं मतलब पहली बात तो ये कि गॉसिप इज एंटरटेनिंग,
वो तो है जहाँ आपको वैसे Oh, आप नहीं भी very true. पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, लेकिन जो गॉसिप टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। अगेन आपकी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, मैं जनरली एक्चुअल break गॉसिप कुछ की तो बात करना है ना कर रही हूँ। दोनों ने। हाँ, तो सही बात उसमें उससे बिकॉज आपका टाइम बहुत ले जाती है, फिर आप कुछ बातें सुनते हैं जिसमें से हाफ ऑथेंटिक या मोस्टली अनऑथेंटिक, वो जब आप आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो फिर गुनाहगार आप बनते जाते हैं जितनी दफ़ा वो पास ऑन होती है इन्फॉर्मेशन जो सही नहीं है। नहीं मेरे पास सबीना आगे पास ऑन नहीं नहीं करती। वैसे खवातीन मैं ये बात होती है आप मरियम, गिल्टी फील ना करें, मैं आप दोनों की मैंने बात मैंने नहीं कर सोचा रही। नहीं सबीना आगे पास ऑन नहीं करती। लेकिन मरियम मेरी बात सुने, ये क्यों होता है कि हमेशा गॉसिप का जो ब्लेम है ना, वो जो लेबल हम करते हैं टैग, वो हम खवातीन पे करते हैं, खवातीन गॉसिप आप करती सही हैं। कह रही हैं। यकीन जाने ये इतनी गॉसिप करता है, मैं अपने मियाँ की बात करूँ उसके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन होती मैं है। आपको छोटी सी एग्जांपल दे मतलब इन देती हूँ। मर्दों को सब पता होता है। जो जब कहते हैं ना औरतें गॉसिप करती हैं, तो मैं सीधा सा सिंपल सा असूल है कि जो कहता है वो खुद होता है, ठीक है? तो बंदे औरतों को ब्लेम करते हैं, तो ये अच्छा, नहीं, मैं- blame नहीं की बात आपको एक तो, लेकिन दूसरी हाँ। इसमें दूसरी साइड बताऊं, जो कि आप शरारती बच्चे जहां देख लेना, उसकी एक मेन वजह ये होती है कि जो उनकी मदर होती है वो पूरी गैदरिंग में एक ही बच्चा भागा फिर होता है और वो मदर होती है जो कहती है देखो पापा आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है? उसका मतलब इनडायरेक्टली होता है कि जब तक नहीं आते जो मर्जी करो, राइट? तो ये जब वो आप खुद नहीं ले रहे ना, तो आप उनके ऊपर डाल रहे हैं उन, ठीक है? इसी तरह जो उन गॉसिप कर रहे हैं और कह रहे हैं लेडीज करती हैं गॉसिप, वो भी सही नहीं है। नहीं, इसलिए हमने देखा है, गॉसिप के पर्सपेक्टिव से एक बात करूं, जिस इंफॉर्मेशन को आप चाहते हैं ना कि आप वो इंफॉर्मेशन फैलाएं, हाँ। सो वो आप एक खातून को बताएं। अस्तगफुरुल्लाह, आप स्पेसिफिक खातून। मैं अरे specific आपने आज तक मैं- मुझे मैं- जितनी मैं बातें आपको- बताई, तुम्हारी बात मैंने नहीं आज कर तक रहा, मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक खवातीन कुछ होती हैं, जो फैला चंद खवातीन बोले चंद ना। चंद, मैं तो कह रहा हूं ना। नहीं, वो आप जो उनकी बात कह रहे हैं जो वो फैलाती हैं, वो स्ट्रेटेजिकली भी यूज हो जाती हैं कई दफा। हाँ, जो तो बात मैं आपको फैलानी है जवाब आप तो उनको जितना कह हमारे दें। पुराने किदारे में खातून थी जी। ना, तो जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते थे ना कि जो गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम चाहते थे कि पहुंचानी है कहीं पे, हम बात उनको बता देते थे और कहते थे तुमने किसी को नहीं बतानी। वो बात यूं फैलती थी। नहीं, उससे पिछले दारा था ज़मीन। अच्छा ओके, मैं वही सोचती थी नहीं, पिछले में तो मैं ऐसा कुछ आपको नहीं। ये वैसे बताऊं, जो जनरली स्पीकिंग गॉसिप जो है इट बिकम्स द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द इविल इन अ सोसाइटी, क्योंकि उससे झूठ, रूमर्स, फेक न्यूज़ फैलती है और उससे कुछ बचने जगह का जो है मैं आपको फेक न्यूज़ के गढ़ नहीं, होती हैं। हाँ, मैं आपको उसका जो है ना, फौरन से यहाँ पे एक चीज बनी थी मेरे माइंड में, मैंने तोड़ा है उसको। नहीं, मैं आपको ये बताऊं, उससे बचने का मैं एक टोटका भी दूंगी लोगों को है वो गॉसिप टोटका से। देंगे, यहाँ बहुत जरूरी है हाँ, टोटका, वो हम टोटका ये discussion है में। कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, ओके तो हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग भी देके सही भेजा, बात। ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास हायर पर्पस होना चाहिए लाइफ में। तो अगर मैं सबको डिस्कस करती रहूंगी तो वो बड़े बड़े महान काम मैं कब करूंगी जो मैं करने के लिए दुनिया क्या में पता है भेजी हम गई इसी काम हूँ। को महान समझ रहे हैं। वो तो फिर हमें आता ही ये वो हो, तो फिर हमसे चॉइस होता ही ये हो, कुछ और करना ही ना आता हो, कुछ और हो ही ना सकता हो। देखिए जो ये अच्छा जो ज्यादा शुरू होती है, देखिए यू गाइस आर कॉलीग्स और आपस में एक दूसरे क्या चल रहा है वर्किंग एनवायरनमेंट, दैट इज अनदर थिंग। नहीं, यहाँ कुछ नहीं चल रहा। यहाँ नहीं चल आई रहा। एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जनरली सेइंग कि इन एनी वर्कप्लेस जो अगर कोई नई पॉलिसी आ रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या कुछ भी है उसके बारे में कोई अगर न्यूज़ आती है एंड पीपल टॉक अबाउट, दैट्स अनदर थिंग। बट अदर देन दैट जो एक हमारी सोसाइटी से कम होती जा रही है ना चीज़, दैट्स क्रिटिकल थिंकिंग। Yes. क्रिटिकल थिंकिंग, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन आती है और आप उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते हो कि इज़ इट ट्रू, इज़ इट नॉट, किस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, कहाँ से आई है, तो फिर उसके बाद जब वो फैलना शुरू होती है तो आपको सच झूठ का कई दफ़ा पता लगाना और मुश्किल हो झूठ जाता बहुत है, तेजी से फैल जाता है, फैल सच छुप जाता जाता है, है। बिकॉज इट्स एंटरटेनिंग ना, वो एक बंदे से दूसरे से तीसरे जाता रहता इज इट है। एंटरटेनिंग और समहाउ कभी-कभी वो एक ऐसी खबर भी होती है जो कि डिस्टर्बिंग होती है, लेकिन आप उसे बाय कर रहे होते हैं कर और उसमें सच को आप वो जो नहीं एक है ना investigate जो करते। सोक्रेटिस के भी, या जिनको 3 फिल्टर्स या 3 सीव्स कहते हैं, जो आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करो कि क्या ये सच है, पहला। दूसरा कि इज़ इट गुड, इज़ इट काइंड टू पीपल। क्यों कई दफ़ा जो हम गॉसिप करते हैं या जो आगे बात ले जाते हैं उसमें किसी और के लिए अच्छा नहीं होता, किसी और के लिए बुरा हो जाता है, या किसी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसा। तो इज़ इट काइंड जो आप आगे बात करो। और तीसरी चीज़ उसमें आ जाती है कि इज़ इट नेसेसरी, क्या ज़रूरी है करना। अब अगर हम फॉर इंस्टेंस हर बात को लेकर इस तरह चलेंगे तो फिर मैं ऑनेस्टली दूसरी टिप इस बारे में ये है कि आपको क्या ज़िंदगी में और लोगों की इतनी इम्पोर्टेंस है जो आपसे रेलेवेंट भी नहीं है कि हम उनको डिस्कस करते जाएं। तो सोचें जो आपने बाकी जो अच्छे काम करने हैं वो कब होने हैं। हाँ। कोई आपने सोसाइटी का अच्छा कर लें, कोई किसी को सही पढ़ा बात, लें, channelize कोई करें अपनी आप एनर्जी को, अच्छा काम करें। हाँ वो करें, बजाय इसके कि मैं किसी और का, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कोई क्या कर रहा है। तो सही बात। मैंने तो अल्लाह को अपने बारे में जवाब देना ना, Very मैंने तो true. अपने बच्चे, अपने फॉर एग्जांपल जो आप जो एक और मेरे मैं मेरे आजकल- पर जिम्मेदारी है। हाँ, इसी क्रिटिकल थिंकिंग से रेलेवेंट एक और चीज़ है, आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि कोई ट्रेंड आता है सोशल मीडिया पे और वो इतनी जल्दी पॉपुलर होता है।
लोग उसको रीपोस्ट करने से पहले सोचते भी नहीं आपने हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात की है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि देखें एक इंडियन मूवी जो पाकिस्तान के हवाले से, और उसमें चूंकि जी चौधरी असलम साहब पे बनी, और बिल्कुल। जिस तरह से उसमें डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, डिस्टॉर्टेड कुछ मुल्कों ने बैन की, क्योंकि हमारे पास तो इंडियन कंटेंट वैसे भी नहीं होता, बट चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अदरवाइज यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल आ जाता है। बट उसमें भी देखते हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान में, इवन इन्फ्लुएंसर्स, जस्ट बिकॉज वो एक म्यूजिक ट्रेंडिंग है तो हमने बस यूज करना ही करना है, विदाउट थिंकिंग कि भाई वो आपके लिए डैमेजिंग है, वो आप इवन आप लोगों ने आजकल ट्रेंड देखा है कि वो जो मी फर्स्ट माइंडसेट आता जा रहा है कि आप अपने पे ध्यान दें, आपको ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते हैं, अपने ऊपर नहीं टाइम स्पेंड करते हैं। सो बेसिकली आई थिंक कि जब इस तरह की आप ये इस ट्रेंड का पार्ट बनने से पहले 2 मिनट सोचें तो सही ना कि आप में और जो अशरफुल मखलूक़ात हैं उनमें जो नहीं है उनमें फ़र्क क्या नहीं, है। उसके फिर पीछे देखिए उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाँ। क्योंकि देखें अगर कोई चीज़ हेट स्प्रेड कर रही है, अगर उसमें फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो आप उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझते हुए आप उस चीज़ को सोचें, अपनी ज़मीर Yes. बिल्कुल आपका सही बात। ज़मीर गवारा करता है कि अब जब- आपने शेयर करनी है, आपने नहीं करनी। आपके रिलीजन के अगेंस्ट एक चीज़ बनाई गई है, आपके मुल्क के अगेंस्ट एक चीज़ बनाई गई और है, सभी- आपके इदारों के अगेंस्ट एक Yes. बात एक चीज़ क्रिएट की गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, आप देखें कि क्या उसकी वर्थ है शेयर करने की, आप शेयर क्या कर रहे हैं, आप तो उस चेन को फैला रहे हैं ना, आप तो उस चीज को फैला रहे हैं, आप उसको स्प्रेड करने और में अगर आपकी helpful राय ये नहीं जी एंटरटेनमेंट हैज नो बाउंड्रीज, तो प्लीज डोंट देयर आर ऑलवेज बाउंड्रीज, Yes. देयर आर ऑलवेज बाउंड्रीज। जो ये बेसिक ह्यूमन एलिमेंट है एम्पैथी का, कि आपको दूसरों का भी ख्याल रहे। जब आप मी फर्स्ट माइंडसेट पे जाते हो तो आप उसको भी नहीं केटर कर रहे कि एक बेसिक हम जैसे जितने हमारे रिलेटिव्स हैं या कई दोस्त जो है ना वो हम चूज़ करते हैं, लेकिन रिलेटिव्स जो हैं वो हमें अल्लाह ने ये रिलेशंस दे के भेजा दुनिया में, तो उनका ख्याल नहीं करना क्या मतलब, ठीक है अपने ऊपर ये नहीं है कि अपने आप को इग्नोर कर दें, ख़त्म कर दें। और ये जो हाफ न्यूज़ आपने देखी या कुछ थोड़ा सा एक फैक्ट पता चला, वो एक मौलाना रूमी ने अपनी मसनवी में जो बात की है, एक बहुत पुरानी स्टोरी भी एंशंट टाइम से चली आ रही है, जिसमें एक अंधेरे कमरे में एक एलिफेंट, एक हाथी होता है और उसको लोग देखने आते हैं। कमरा डार्क है बिल्कुल, जो एक बंदा आता है वो उसकी फॉर एग्जांपल पकड़ता है टांग, वो जाके कहता है कि ये जो अंदर है ना ये एक पिलर की तरह है कोई चीज़। दूसरा बंदा जाता है अंधेरे में, बिकॉज देख तो सकते नहीं, टच करें। दूसरा उसकी जो ट्रंक होता है एलिफेंट का, जो सूंड होती है, उसको पकड़ता है, वो आके बाहर कहता है नहीं ये पाइप की तरह की कोई चीज़ है। जो जाके उसकी बैग को देख तो कहते हैं कोई बेड या कोई थ्रोन इस तरह की चीज़ है। मौलाना रूमी ने बड़ी सिंपल सी उसमें बात की, उन्होंने कहा कि अगर इनमें ये लोग लाइट लेके जाते अंदर तो ये समझ पाते कि ये बात ही कुछ और थी इसमें बिल्कुल। और लाइट को शायद तशबीह दी गई है यहाँ नॉलेज से, इल्म से, तो बात तो वही आ जाती है जो लामा इकबाल ने कही है कि ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। सो बात ये है कि जब आप बच्चों को आजकल स्पेशली आपने देखा है, मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिस तरह असेस करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके ऊपर बच्चे को असेस किया, सिर्फ रोट लर्निंग नहीं, वहाँ पे वो सोचता है किसी चीज़ के बारे में कि ये चूज़ करना है या वो चूज़ करना है, इसकी रीजंस क्या हैं। यही चीज़ मुझे गिला है आजकल पेरेंट्स से भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी, कि कई दफ़ा इस चीज़ को आप बच्चे को डिस्करेज करें बजाय इनकरेज करने के। जो क्वेश्चन घर पे बच्चे पूछते हैं, अगर पेरेंट्स पास टाइम नहीं है, वो कह देते हैं कि नहीं अभी तुम बहुत सवाल कर रहे हो, ये है वो है। जब आप उसको करने नहीं दे रहे, उसको समझ कैसे आएगी। हमारे पास जो आपको याद है कोविड टाइम्स में एक आया था कि ये जो वैक्सीनेशन लगेगी 2 साल बाद लोग मर जाएंगे इसके बाद। जब कोविड गया तो आज तक 2 है, साल बाद आपको याद है वो छींक भी आती है, तो जो हमने वैक्सीन लगवाई थी उसकी हाँ, वजह उसके नहीं, side और वो जो effects हैं वो बहुत। उसके 2 साल बाद तो मीम्स जो आने शुरू हुए थे कि 2 साल होने वाले हैं, किसी वक्त भी राजून, तो ये वो हमने ना उसकी कोई बेसिस है उस बात की ना कुछ। तो इसी तरह हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चेक किए बगैर, डिस्कशन किए बगैर, क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। Very true। तो इसी की वजह से सोसाइटीज़ का डाउनफॉल आता है। लगती हमें बहुत छोटी सी नॉट सो सिग्निफिकेंट किस्म की बात है, बट जहाँ आप सोच को लिमिट कर दें, जहाँ आप बच्चे को कोई रीजंस ना दें। आजकल आप लोगों ने देखा है जो यूनिवर्सिटीज़ में भी थीसिस, कितने बच्चों के हमारे इंटरनेट से सीधा डेटा उठा लेते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते, कोई उसका उनके पास फैक्ट्स फिगर्स नहीं होते। सो कितना ज़रूरी है वो चेक करना, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन आगे जा रही है उस पर रिलाई कर लिया है, उस पर रिलाई कर लिया है। सो आप वेरी ट्रू, वो इन्फॉर्मेशन चाहे 2 लोगों के दरमियान गुफ्तगू में हो रही है, चूँकि हमने मौजू का स्टार्ट जान के गॉसिप के पर्सपेक्टिव से किया था, कितना ज़रूरी है कि जो भी बात आप कर रहे हैं या जो हो रही है जिसका आप पार्ट है,
दे शुड बी क्रिटिकल थिंकिंग इन दैट कि अच्छा उसमें क्या सही है और क्या गलत हो सकता है, ताकि आप फिल्टर आउट करें उसको, और फिल्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी जिस तरह मरियम आपने बात की कि बड़ा ज़रूरी है कि everything that is available, the data set, the information is available on internet, वो ज़रूरी नहीं है कि सब ठीक हो, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम उस पे डबल चेक करें। और बहुत जो important, culture understanding वाले को आपका बहुत शुक्रिया develop मरियम होता है। प्रोग्राम में Thank you so ज्वाइन करने much, के लिए। thank वक्त you बड़ा so मुख्तसर था, आई नो ये ऐसा टॉपिक है जितनी जी, बात की बिल्कुल। जो उतनी कम है। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वक्त है, और वो तमाम लोग जो कि अभी जिनके रिश्ते नहीं हुए हुए वो इस सेगमेंट को ज़रूर देखें, बिकॉज़ अभी हम बात करने जा रहे हैं कि रिश्ता करने से पहले क्या चीज़ें हैं, या रिश्ता करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आजकल आसानी बहुत हो गई है वो इस तरह से कि काफ़ी सारी ऐप्स आ चुकी हैं जिनके थ्रू जो है आप लाइक माइंडेड किसी इंसान से मिल सकते हैं। आपको लगता है कि केमिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमने बहुत सारे कामयाब रिश्ते देखे हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी नाकामियाँ भी देखी हैं। उसकी वजह यह है कि फ़्रॉड भी अच्छा खासा हो जाता है, बिकॉज आप किसी के फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानते, और अगर आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे होते तो जाहिर सी बात है आपको नहीं पता होता कि चीज़ ऑथेंटिक है कि नहीं है। एब्सोल्युटली ऐसा है। इस मौजूद में गुफ्तगू करेंगे, और बिल्कुल जो आपने ऐप्स की बात की, हम देखते हैं वेबसाइट या फॉर दैट मैटर फेसबुक पेजेस पे देखते हैं कि हम प्रोफाइल्स आजकल आ रहे थे, लोग शेयर करते हैं और साथ उसमें रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं। उसके बाद लोगों के रिश्ते हो भी रहे हैं, लेकिन उसमें जिस तरह आपने कहा कि चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है वो दुरुस्त है या नहीं है, बट हाउ टू चेक इट, आज इस मौजूद में हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर विकार हबीब साहिबा ने, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत अरसे से जिस तरीके से एज अ मैच मेकिंग को काम कर रही हैं, और अभी तो कुछ अरसे से वो वेबसाइट पे भी उन्होंने काम पूरे स्टार्ट 500 कर दिया रिश्ते है। भी वो करवा चुकी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये एक बड़ा नंबर होता है जिसमें आप ऑथेंटिक रिश्ते करा दें और दो फैमिलीज को लॉट ऑफ टाइम Exactly. पूरा करवाना है। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। ये इससे शौक कैसे डेवलप हुआ कि अच्छा रिश्ते करवाने हैं? तो बेसिकली मैं एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एज ए सीनियर मिस्ट्रेस काम करती थी। तो जब बच्चे ने ग्रेजुएट किया, थोड़े से बाद पेरेंट्स ने मुझे कहा आप इतने लोगों को जानती हैं, आप ये काम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एक फेसबुक फॉलोअर ने मुझे कहा मेरा रिश्ता पोस्ट करे अपनी फेसबुक पे। वो था 36 का उस वक्त। तो जब मैंने पोस्ट किया, आई गॉट ओवर 500 रिप्लाईज फॉर दैट वन पर्सन, एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इस कितने लोग ढूंढ रहे होते हैं, और शायद उनका सोशल सर्कल इतना बड़ा नहीं होता। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कि मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो मैंने फिर एक फेसबुक पहले पेज पे स्टार्ट किया, फी सबीलिल्लाह है वो। फिर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, देयर ऑल फ्री एज वेल। इवेंचुअली 3 मंथ्स पहले फिर वी वेंट इनटू प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करके एक वेबसाइट मेरे बच्चों ने डेवलप की है, उसके ऊपर हम साथ साथ चल रहे हैं। तो वो फ्री ग्रुप्स है और ये एक वेबसाइट भी है साथ। जबरदस्त। अच्छा, क्या डिमांड्स होती हैं? सबसे पहले हम लड़की वालों के पर्सपेक्टिव से पहले रखते हैं, उसके बाद फिर लड़के वाले। लड़की वालों की रिश्ता जब आपके पास वो आते हैं कि हमें रिश्ता चाहिए, क्या डिमांड्स होती हैं? खूबसूरत। लड़का मैं समझती थी ये तो, क्योंकि मैं इस चीज में अब 4 साल हो गए। खूबसूरत। मुझे तो लगा था कि लड़के वालों की डिमांड होती है, मैं लड़की भी यही प्यारी होनी समझती चाहिए। यानी हम ये सोचते हैं, वो पूछेंगे अच्छा लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है, कमाता कितना, ये पहला सवाल होगा। यानी पहला सवाल है खूबसूरत मस्ट होता है उनके प्रोफाइल में। और मज़े की ये बात है कि कुछ प्रोफाइल्स इतने मेरे पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादातर पढ़े लिखे लॉट है, ओ लेवल ए लेवल स्ट्रीम है, तो उसमें जो है जब बाहर से के पढ़े भी होते हैं, तो मुझे होता है जब मैं वो प्रोफाइल शेयर करूँगी तो लोग कहोगे वाओ इतना अच्छा प्रोफाइल, सारी बात है। लेकिन जब वो प्रोफाइल भेजती है वो कहते हैं पिक्चर भेजे, और अगर लड़का थोड़ा सा ओवरवेट होता है या कुछ, वो कहते हैं मैम आई थिंक आप रहने दें। तो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद अगर प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है, मे बी द लुक्स वोंट मैटर दैट मच, लेकिन नो आई थिंक दे प्ले 90% रोल। इट डज, इट डज, डेफिनेटली डज। और दूसरी बात है कि घर अपना होना। अगर आप रेंट लिखेंगे, कम से कम मेरे प्लेटफॉर्म पे इन 4 सालों में जो लोग रेंट पे, उनका कभी रिश्ता नहीं हुआ। Really? हाँ, रेंट पे नहीं होता। ओह, अब इन्हें अपना घर बनाओ, बच्चों का रिश्ता करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यानी ये खूबसूरत तो आपने होना ही है, अपने लुक्स पे काम तो करना ही है, जिम शिम जाएं, डाइट वाइट करें, पहले घर बनाएं, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब आ जाते हैं लड़के वालों की डिमांड क्या होती है? खूबसूरती, वो तो दोनों तरफ खूबसूरती, बस हम वो तो बहुत, वो तो मतलब दैट्स अ मस्ट। आई थिंक इट्स रियली सैड, क्योंकि मेरे पास
बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कहते हैं मैम आप पर्सनलाइज केस ले, लेकिन मुझे जब पता है यू नो सैडली अगर एक लड़की ओवरवेट है, आई थिंक ये भी लोगों ने शायद समझते हैं जब आप एक अरेंज मैरिज करें जब तस्वीर ही जाएगी आपके पास तो आई थिंक माँ वो देख, हाँ व्हेन इट्स अ लव मैरिज जाहिर बात है बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आई थिंक अपीयरेंस डज नॉट मैटर, लेकिन जब आप अरेंज मैरिज करें आपकी जानी ही तस्वीर है तो फिर आई थिंक वो जो पहला आपका इंटरेक्शन है वो तस्वीर से हाँ है, तो आई थिंक वो appearance फिर से हाँ है। हाँ, और लड़कों के लिए आपको पता है और जो सासों के लिए कितना ज़रूरी है कि उनकी बहू जो है वो खूबसूरत चांद सी बहू लेकर आई, चांद जमीन सी पे तारे बहू लेकर दिखाए। चांद से बहू अपनी जगह पर डॉक्टर बहू की कितनी आई वाज जस्ट फरमाइशें अबाउट होती टू हैं। से दैट ओह अच्छा लोग कहेंगे नहीं नहीं मैम कुछ नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी डॉक्टर अगर है तो 100% आप समझे आप यू नो आपकी गेम अप हो गई है। Okay. एंड अगर आपके पास सैडली डिग्री है समथिंग लाइक मास कम्युनिकेशंस लिंग्विस्टिक्स यू नो एनी ऑफ दीज डिग्रीज तो मुश्किल है। मेरी प्लेटफॉर्म पे तो कम तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा कभी ऐसे होता है कि लड़की किसी ऐसे प्रोफेशन में है लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में है या फिर मीडिया में काम करती है तो उसके भी एक बिकॉज हमारी एक सोच तो है ना एक लिहाज से, तो उस पर फौरन इनकार हो जाता है जी हमें बिल्कुल तेज है, लड़कियां नहीं चाहिए। बिल्कुल है, बिल्कुल है जबकि मैं समझाती हूँ कि आप मिल तो ले, मेरा ये होता है आप एक दफा घर तो जाए। अभी जैसे मैं एक रिश्ता कराई थी लड़की जो है थोड़ी शी इज इन मिड 30s, तो मैंने एक रिश्ता भेजा, लड़का जो था यंगर था 2 years, लेकिन मदर को प्रोफाइल लड़की का बहुत स्ट्रॉन्ग था तो उन्होंने कहा नहीं, तो जब मैंने तस्वीर भेजी वो चुप हो गई। मैंने कहा देखिए आप एक दफ़ा मिल ले, यू नो समटाइम्स तस्वीर भी जस्टिस नहीं करती है। तो अब फाइनली कल उनकी मुलाकात है, सो लेट्स सी अल्लाह दोनों के हक बहुत हाँ, बेहतर करे। absolutely. मीडिया पे काम करने वाले चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, चाहे ऑन स्क्रीन है चाहे ऑफ स्क्रीन है, बिल्कुल। उनके हवाले से रिश्तों का आपने क्या इट इज़ डिफिकल्ट। मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल था एक लड़की का, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 2 साल पहले, लेकिन उस बेचारी ने शी वाज फ्रॉम सच अ स्ट्रॉन्ग फैमिली, वेल ऑफ, F6 यू नो सारा व्हाट एनी पर्सन वुड वांट, एजुकेटेड, लेकिन बिकॉज शी वाज इन द मीडिया वो माँ यही कहती थी नहीं मैम बहुत तेज होएगी। आई मीन अब जाहिर बात है यू नो मैं कितना कन्विंस करूँ क्योंकि हर फैमिली का अपना वो होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो यू नो ये थोड़ा सा है। ऑब्वियसली अगर प्रोग्रेसिव लड़की है तो उसका एक मसला आता है बहुत सारे लोगों को कि ये क्यों। अच्छा आज भी ये होता है कि जॉब ना करती हो लड़की, या आप प्रेफर लोग ये करते हैं कि जॉब करती हो? opposite हो गया ना? जॉब करती हो। अच्छा रिसेंटली एक बात चलते चलते ठहर गई क्योंकि लड़के ने लड़की से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कंट्रीब्यूट करें, व्हिच आई थिंक आजकल के ज़माने में इट्स फाइन, इतनी महंगाई है। तो इस बात पे जो लड़की वाले थे गॉट वेरी ऑफेंडेड कि इस लड़के ने क्यों कहा कि यू नो मेरी बेटी क्या उसके लिए कमाएगी, जबकि मैंने जब लड़की से बात की ही गोज इट वाजंट दैट वे, मैंने सिर्फ ये कहा था हम दोनों साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ पर्सनली मुझे लगता है कि गलत है, बिकॉज आप बाउंड नहीं कर सकते एक खातून को, वो अपनी मर्जी से अगर कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो वेल एंड गुड, वो अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। लेकिन मैं ये कह रही हूँ तो वो ऑनेस्ट है, तो जिनको नहीं पसंद वो फिर बैकआउट कर दे ना, क्योंकि प्रोफाइल में लिखा हुआ है। मेरे पास इस तरह का एक रिश्ता है, हाईली एजुकेटेड लड़का, सारा कुछ बाहर का पढ़ा, ही वांट्स अ गर्ल हु स्टेज एट होम, उस पे भी फिर बैशिंग स्टार्ट हो जाती है कि ये सो लोग किसी हाल में नहीं आई थिंक देखिए ये आपके एक तो चॉइस है, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर काम करता हो तो इट्स योर चॉइस, और ये आपने बड़ा अच्छा कहा ऑनेस्टी, आप पहले दिन से ऑनेस्टली बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और अगर दोनों अलाइंड हैं उस मौजू पे तो बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके बाद में जाके आपके मसाइल हों। 100%। क्या बाहर के रिश्ते की डिमांड आज भी ज्यादा है? हाँ है बाहर की नहीं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। अच्छा ये देखा जाता है? लम्स इज नंबर 1, फिर IBA इज गुड, नस्ट ठीक है, लेकिन अगर बेचारा मैं अब यूनिवर्सिटी के नाम नहीं लूंगी, यू नो दैट्स रॉन्ग, लेकिन फॉर यू नो अगर हाँ ये देखा जाता है। बाहर से मुराद मेरे ये है कि मुल्क से बाहर वो भी या दैट इज डिपेंड करता है। कुछ लड़कियां जो है फैमिलीज दे डोंट वांट, वो चाहती है कि इस्लामाबाद में तो बच्चा इस्लामाबाद में ही रहे और इधर का ही, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डू वांट देयर डॉटर्स टू गो अब्रॉड। आज भी क्या कास्ट को लेकर लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं कि इसी कास्ट में शादी करनी है? एक कास्ट है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन टेकिंग, राजपूत, ठीक है, वो है जो बहुत ज्यादा है। अब आई एम नॉट श्योर, मैं कास्ट में इतना बिलीव नहीं करती। जट भी आई थिंक इज अ फॉर्म ऑफ राजपूत, आई एम नॉट श्योर। तो जट्टों में भी होता है कि जट में राजपूत, वरना बाकी का बिल्कुल अब वो नहीं रहा है, ज्यादा नहीं रहा, बट ऑब्वियसली देखिए वो प्रेफरेंस है कुछ है एग्जैक्टली व्हेन दे आर ऑनेस्ट। सो नहीं हम तो बात कर रहे हैं कि अभी इस वक्त माहौल क्या चल रहा है, हम सही गलती तो बात कर ही नहीं रहे ना, रिश्तों में ट्रेंड्स क्या चल हम ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, नहीं है ये फैशन क्या चल रहा है रिश्तों में शॉपिंग कैसे हो रही है,
शॉपिंग ही है ना ये कि आप जा रहे हैं, आपने डिफरेंट ब्रांड्स के चीजें देखी हैं, पसंद नहीं आया जी मुझे, मजीद कोई दिखाएं जी, सिग्नेचर आर्टिकल दिखाएं। अच्छा, ऐसे होता है कुछ कोई रिश्ता मतलब आपने करवा दिया, उसके बाद जब फैमिलीज में बात शुरू हो गई, जिस तरह शॉपिंग की बात होती है तो लड़की अपनी पसंद से करे या ऐसी कोई चीज़, वहाँ पर फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते आपने देखे हैं जिस पे लोग हट जाते हो पीछे, लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ यू से? मीन के बात हो गई है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई, शादी की प्रिपरेशन तैयारियां चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। नहीं, मेरे में नहीं हुआ कभी, नहीं। अच्छा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब अगर इफ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग दोस 4 केसेस, हम नाम नहीं ले रहे, बट हम समझना चाहते हैं कि वो शादियां क्यों नहीं चली, क्योंकि देखिए ऑनलाइन जरूर, प्लेटफॉर्म्स I would definitely। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स था, आपने उसमें रोल प्ले किया, यू इन्वेस्टेड योर एनर्जी एंड टाइम, एवरीथिंग, वो नहीं चली, रीजंस क्या थी? So number one reason is psychological issues. Number one in Pakistan. कि एक जो रिश्ता था within 6 months उस लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मैम हम अपनी बहन को पहचान नहीं सके हैं। When she came back, I go आपने बेटा, क्योंकि जाहिर बात है मेरा एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इज ओनली व्हेन आई डू पर्सनलाइज केसेस, वरना तो इतने सारे लोग हैं, मतलब मैं हजारों का तो नहीं कर सकती। तो उसने कहा मैम हम उनके ऑफिस गए, नेबर्स में, कहते हैं मैम इतना ज़बरदस्त फीडबैक, कहती मैम अगर आप भी इनके हस्बैंड से मिले ना एक्स से, आपके कि आप झूठ बोल रहे, मतलब इतना। कहती मैम लेकिन शादी की रात ही वी रियलाइज देयर वाज समथिंग रॉन्ग, माय सिस्टर रियलाइज एंड द होल फैमिली दे सेड वर साइकोस, क्या फादर क्या मदर, एवरीवन इन देयर फैमिली। सो आफ्टर 6 months वो लड़की वापस आ गई है। ओके, ये तो एक केस हो गया। नो, द अदर 3 as well। एक में था कि लड़की वाज इन सीवियर डिप्रेशन, उसने बताया नहीं था, वो बाहर गई, शी ट्राई टू कमिट सुसाइड। बाहर के लॉज आपको पता है, क्योंकि वो आदमी के पहले से ही 3 बच्चे थे। तो उसने फिर मुझे कॉल किया, तो यू नो ही वाज वेरी नाइस, ही जस्ट टोल्ड मी मैम ये हुआ, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, एंड देन इवेंचुअली हैड टू ऑफ कोर्स डिवोर्स हर। ओके, जो बाकी 2 केसेस है उनमें भी वो साइकोलॉजिकल इश्यूज। सो आई थिंक दिस इज वन, एंड दिस इज समथिंग दैट आप जब तक शादी ना हो, यू नो यू कांट, आप पता नहीं चलता, साथ रहेंगे तो पता चलेगा, वेरी ट्रू। एंड देन देखिए ये भी एक मसला होता है ना कि लड़का अगर उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो जी शादी करा दो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये भी तो हमारा है। माइंडसेट है ना, Absolutely। लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी अब यही होता है, शादी करा दो, पार्टनर मिल जाएगा, ठीक हो ठीक हो ये जाएंगे। बिल्कुल गलत ये नहीं सोच है। चल पहले इलाज होना बिल्कुल। चाहिए। हाँ, पहले डॉक्टर इलाज साहब, होना क्या ये भी होता है कि लड़के की तरफ से, लड़की की फैमिली की तरफ से ये डिमांड है, अच्छा लड़की सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो, उसकी डिजिटल प्रेजेंस ज्यादा ना हो? नहीं होता है ऐसे, उसमें फर्क आई नहीं थिंक पड़ता। एक केस था, लेकिन नहीं, नेवर, कभी नहीं। बहुत ही एक्सेप्टेंस आ गई है, हाँ, खातन आ भी गई अगर है। फेसबुक पे है, हाँ, इंस्टा आ पे गई है, है, आ गई तो है, acceptance आ आ गई गई है। है। तस्वीरें लगा सकती हैं जा हाँ, आ सकती गई। इस तरह का कभी मेरे वो नहीं आया, कभी वो नहीं हुआ। अच्छा, नॉर्मली एक एवरेज टाइम क्या होता है? जैसे आपके पास प्रोफाइल्स आई हैं, प्रोफाइल्स ने एक दूसरे को समझा और पहला एक आया नोशन कि यस, और फिर उसके बाद मुलाकातें एंड एवरीथिंग, इसमें एवरेज टाइम क्या होता है नॉर्मली कि जिसमें शादी हो जाती है? मैं आपको बताऊं, जिसने करनी होती है ना, विद इन अ वीक भी हो जाती है। मैं एक केस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, मैं हर किसी को बताती हूँ। तो खातून थी, शी वाज 42 years old, इस्लामाबाद में, वेरी गुड पोजीशन। तो शी गोज़ विकार मेरी ना आप, आई नेवर मेट हर, जस्ट ऑन शी मैसेज मी वन डे कि विकार मेरी ना, आई गो कि आप डिवोर्सी से करेगी? शी गोज़ हाँ आई कांट हैव किड्स नाउ, तो मैं आई एम फाइन विद डिवोर्सी जिसके बच्चे। इत्तेफाकी बात है, कुछ देर बाद एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, ही इज़ इन अमेरिका, ही इज़ अ बंगाली, ही हैज़ 5 kids एंड ही वांट्स टू मैरी। तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने उस खातून को कहा, मैंने कहा कि यू नो ये रिश्ता, शी गोज़ लुक्स रीजनेबल। मैंने उस बंदे को भेजा, उसने भी कहा लुक्स रीजनेबल। इन लोगों ने वो वीडियो कॉल की, 3-4 दफ़ा वीडियो कॉल की, दे क्लिक्ड, ही गॉट अ वीज़ा टू पाकिस्तान, ही केम, दे गॉट एंगेज्ड, एंड 1 साल बाद उनका निकाह हुआ। इट्स बिन नाउ 1 year since she's gone to America। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे जी तो आई उनको। थिंक जब होना होता है ना, पहले मैं कभी कभी इरिटेट होती थी कि क्यों रिजेक्ट करे, लेकिन देन आई शायद किस्मत में अभी है नहीं। सो आई हैव दिस वन किड, हिज नेम स्टार्ट्स विद टी, इफ ही इज वाचिंग दिस, उसको मैं कम से कम डेली एक लड़की दिखाती। इट्स बिन 3 months। उसे पसंद नहीं आ रही। वो कहता है मैम नहीं, वो कहता है, उसने मुझे जब कहा था, उसने मुझे उसी वक्त कहा था कि मैम मेरा केस जो है अब बहुत चैलेंजिंग होगा। आई गो नहीं, आई गो क्या, बिकॉज ही इज़ गुड लुकिंग, वेरी हाई प्रोफाइल, वेरी गुड फैमिली। तो लेकिन उसको सिर्फ कहता है मैम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक खूबसूरत तरीन लड़की चाहिए। और मज़े की बात मैं बताऊँ, जब मैं खूबसूरत तरीन लड़की को दिखाती हूँ उसका प्रोफाइल, तो वो कहती है यस, जब मैं तस्वीर भेजती हूँ तो वो रिजेक्ट करती है। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा अब तुम बताओ अब मैं क्या करूँ। क्यों रिजेक्ट करती है लड़की? बिकॉज वो बहुत हसीन होती है, तो वो समझती है कि मुझे और इससे ऊपर हसीन लड़का चाहिए। तो ये बस
ज्यादातर शक्लें ही मैटर कर रही हैं आजकल रिश्ते करते जैसे हुए। मेरे पास कल एक लड़की है, बहुत माशाल्लाह वाकई में बहुत हसीन है, तो मैंने ये प्रोफाइल उनको भेजा, शी लुक्ड एट द लाइक मैम बस आई गो, बस मैं मुझे था फाइनली अब ये मेरा हो गया। वैसे जैसे मैं तस्वीर भेजी कहती मैम बेहतर है कि आप रहने थे। मैंने उसको मैसेज किया था मैम मैं क्या करूं, मैंने कहा तुम थोड़ा सा तो नीचे आओ ना, जबकि आप शोन है वेरी बहुत ये अच्छी कितनी लड़की है। इंपॉर्टेंट बात आपने की, आपको सब चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलती You can't, और you can't get खूबसूरती ज़िंदगी भर everything. नहीं और रहनी। खूबसूरती के जो स्टैंडर्ड हमने बना दिए ना, उसको भी उन स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की गोरी जरूरत है। चिट्टी पतली, मैं लोग लिखते हैं प्रोफाइल्स में फेयर, वो फिर मैं अक्सर हटा देती हूँ बिकॉज मुझे वो चीज़ बहुत बहुत अच्छा करती है। बहुत और मैं ये bother चीज़ करती है। सोचती हूँ कि आप हमेशा एक जैसे तो नहीं रहते ना, रिश्ता तो हमेशा रहना है। है, सो absolutely. हम शादी इसी एक नियत से कर रहे होते हैं कि उस रिश्ते को हम जितना चला सकते हैं हम चलाना है। एक औरत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उस पर डिफरेंट फेजेस आते हैं। Absolutely. वो जब कंसीव करेगी तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आएंगी, आएंगी, उसने हाँ। वेट गेन करना है, फेस पर रिंकल्स भी आएंगे, विद एज मर्द के फेस पे रिंकल्स बिल्कुल, आएंगे, एंड absolutely. देन आपको वापस उस डिफरेंट फेजेस होते हैं एक बिल्कुल, लाइफ के, absolutely. रिलेशनशिप्स के, तो उसमें भी तो देखें ये चीज़ें फिर मैटर नहीं कर रही होती और फिर रिश्ते मुश्किल का शिकार होते हैं। हमने देखा है कि बड़े Absolutely. चैलेंजिंग हो जाते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे हमने स्टैंडर्ड थ्रू आउट रखा होता है कि एक शख्स ने वैसे ही रहना है, ना मर्द ने वैसे रहना है हमेशा, ना खातून ने वैसे रहना है। Absolutely, एजिंग एक absolutely. प्रोसेस है, फेजेस आने ज़िंदगी के और उन सबको हमें एक्सेप्ट करके चलना है। इंसान की नेचर है जो मैटर करती है, आपने इंसान की नेचर के साथ रहना होता है। शक्लें लेकिन जो है ना, उनकी बात भी इसलिए खूबसूरत important है। तरीन इंसान में मैं आपको लिटरली बात बताऊँ, खूबसूरत तरीन इंसान आप देख लें, आपके पास अगर कोई चीज़ होती है ना जो आपको बहुत प्यारी लग रही होती है, आप यकीन जाने 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते चलें, आप 2 महीने करें, 2 महीने बाद वो चीज़ आपको वैसी ही लग रही बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, तो वो एक नेचर और शक्लें आपको फिर एक जैसी लगने लग जाती हैं। उस इंसान की शख्सियत है जिसके साथ आपको रहना है। एब्सोल्युटली, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो ज़रा हमारे शायद जो वेबसाइट्स या ऐप्स में चूंकि आपने पहली इंटरेक्शन तस्वीर से है आपकी, इसलिए वो फ़ौरन से आप एक जो रवैया आपका आता है वो ज़ाहिर आ रहा है, बट वो नहीं आना चाहिए। हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए, सोचना चाहिए, बात करें, मुलाकात करें, डिस्कस करें, ज़िंदगी में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, गोल्स क्या हैं, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपने इकट्ठे अपनी फैमिली को लेकर चलना होता है। डॉक्टर साहब, इट्स वंडरफुल हैविंग यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत Thank you so much. हम नाज़रीन आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।